Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where we break complex AI concept in a very simple and everyday language. So in this lecture we will discuss about the decoder वाला part. Last time हमने हाफ पार्ट कवर किया था. ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के बीच में डिफरेंस बताया था कि कैसे तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर है, हाउ इट बिहेव्स जब ट्रेनिंग करते हो और जब टेस्टिंग करते हैं. तो ट्रेनिंग के टाइम पे पैरेलली बिहेव करता है और इन्फ्रेंस के टाइम पे वो सीक्वेंस ही रहता है. अब ट्रेनिंग के टाइम पे पैरेलली कैसे वो बिहेव करता है तो वो हम इस आर्किटेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो हमने ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के बीच में डिफरेंस देखा कि जो डिकोडर है वो वाला पार्ट जो है वो ट्रेनिंग में कैसे बिहेव करता है, इन्फ्रेंस में कैसे बिहेव करता है. ट्रेनिंग में उनने पहले सीक्वेंस करके देखा, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था. अब एक बहुत ही स्लो ट्रेनिंग हो रही थी क्योंकि अब डिकोडर एक है. लेट्स सपोज कि हमारे पास है कि मुझे पौधे पसंद है, ये जो हमारा लास्ट एग्जांपल था. अब एक वर्ड हर एक वर्ड के लिए एक डिकोडर चाहिएगा, हर एक वर्ड के लिए एक डिकोडर चाहिएगा. तो आप देखो कि कितने सारे डिकोडर्स लगेंगे अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हुए. तो ये सारे डिकोडर्स हैं. कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लग रही है, एक एक वर्ड करके ये खुद को ट्रेन कर रहा है, नेक्स्ट क्या आएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है. ठीक है, इसलिए इन्हें सोचा क्यों ना हम ट्रेनिंग पैरेलल करवा देते हैं. ठीक है, ने बोला कि ठीक है ट्रेनिंग पैरेलल करवा देते हैं. लेकिन एक सेकेंड, अगर हम डिकोडर में हम क्या भेजते हैं, आउटपुट ही भेजते हैं. अगर तुम आर्किटेक्चर में देखोगे ट्रांसफार्मर के डिकोडर वाले पार्ट में नीचे आउटपुट लिखा हुआ है. आउटपुट भेजोगे कि तुमने पूरा सेंटेंस एक बारी में भेज दिया कि मुझे पौधे पसंद है, पूरा सेंटेंस एक बारी में भेज दिया तो इसका ट्रांसलेशन पूरा एक साथ में आएगा. और वन मोर थिंग, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, मुझे पौधे पसंद हैं 1 2 3 4 है. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इनपुट होंगे इक्वल टू उतने ही नंबर ऑफ आउटपुट आएंगे. जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे मतलब जितने एक सेंटेंस तुमने पास किया उसमें जितने वर्ड्स होंगे, जितने टोकन्स होंगे, उतने ही आउटपुट में वो टोकन्स जनरेट करके देगा. ठीक है, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, ये एक साथ देते हैं. लेकिन अगर पैरेलल तुम दोगे उतने ही नंबर ऑफ टोकन्स आएंगे. तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि उसे पूरा आंसर एक बारी में मिल जा रहा है, तो वो जनरेट क्या कर रहा है. ठीक है, सारा इनपुट उसके पास एक साथ चला जाएगा तो उसे पता होगा कि हाँ इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है. तो ये पूरा उसके पास अंडरस्टैंडिंग पहले से होगी, तो वो बहुत सही से प्रेडिक्ट करेगा. और अगर वो ट्रेनिंग पे फिर तुम जितना भी आउटपुट दोगे सेम डेटा पे अगर तुम टेस्टिंग कराओगे तो वो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देगा. 100% एक्यूरेसी रहेगी. इसका मतलब कि ट्रेनिंग में जो हमने प्रोसेस देखा था कि डिकोडर पे हम एक वर्ड भेजते हैं, गलत आता है, फिर सही वाले से ये प्रिडिक्टेड वाला है, ये एक्चुअल वाला है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. जितने का लॉस होता है उसके हिसाब से हम वेट चेंज करते हैं. ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. ठीक है, कि वेट चेंज करते हैं, कितना डिफरेंस होता है इसे लॉस बोलते हैं. कितना लॉस है उसके हिसाब से वेट चेंज कर देते हैं. अब अगर एक्चुअल और प्रेडिक्शन मतलब प्रिडिक्टेड वर्ड बिल्कुल ही एक्चुअल वर्ड के बराबर हो गया तो लॉस तो जीरो आ गया. इसका मतलब लॉस तो है ही नहीं, मतलब वेट चेंज हुआ ही नहीं. वेट चेंज नहीं होगा तो तुम्हारा जो आर्किटेक्चर है, तुम्हारा जो डिकोडर है, तुम्हारा जो मॉडल है वो तुम्हारा ट्रेन होगा ही नहीं. ट्रेन कब होता है, जब हम वेट चेंज करते रहते हैं. ठीक है, अब एक बच्चा है, उसको पूरा पहले से ही आंसर पता है, पहले से ही पता चल गया उसे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, तो वो कुछ नई चीज़ सीखेगा ही नहीं, वो गलतियाँ करेगा ही नहीं. ठीक है, तो उसको कोई ट्रेन करेगा ही नहीं, कोई नई चीज़ वो सिखा ही नहीं पाएगा टीचर. अगर किसी ने आंसर में कुछ दिक्कत की है, कुछ गलत किया है, टीचर ने उसे सही बताया फिर तो उसे समझ में आया कि हाँ कितना गैप है जो मैंने आंसर लिखा है और जो एक्चुअल आंसर है. लेकिन इसमें डिकोडर खुद को ट्रेन ही नहीं कर पाएगा. तो अगर तुम न्यू डेटा पे टेस्टिंग करोगे तो परफॉर्मेंस सोच लो कितनी बकवास आएगी. डिकोडर तुम्हारा ट्रेन हुआ ही नहीं, ये एज इट इज़ पड़ा है. ठीक है, इसलिए इनने सोचा कि पूरा सेंटेंस अगर आगे पीछे का इन्हें पता चल ही जाएगा तो ना लॉस निकलेगा ना वेट चेंज होगा. तो क्यों ना हम आगे वाला पूरा इनपुट दें, मतलब पूरा आउटपुट जो भी है पूरे हम इसमें दे, लेकिन आगे वाले वर्ड्स हम मास्क कर दें. ठीक है, आगे वाला ना बताएं, एक वर्ड फर्स्ट वर्ड इसे दें, वो भी ये राइट शिफ्ट करके देते हैं. इसका मतलब फर्स्ट जो इनका वर्ड होता है वो स्टार्ट ही होता है. इसके बाद में क्या आएगा वो खुद से प्रेडिक्ट करता जाए. अगर गलतियाँ करेगा कोई बात नहीं, सिखा देंगे, मॉडल को प्रो बना देंगे. ठीक है, तो अब ये मास्किंग होती कैसे है वो मैं बताती हूँ. अब मास्किंग समझने से पहले हम ये समझते हैं, ये जो मास्क मल्टी हेड अटेंशन है ना, यही है जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इसकी हेल्प से हम ट्रेनिंग को भी पैरेलल बना सकते हैं. इसे बोलते हैं मास्क मल्टी हेड अटेंशन. और मल्टी हेड अटेंशन भी हमने पहले वीडियो में कवर किया है. ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, सेल्फ अटेंशन के मैकेनिज्म पे काम करता है. तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगी तो मैं सेल्फ अटेंशन पे, पहले सेल्फ अटेंशन की प्रोसेस होते होते कैसे हम उसको फिर मास्क बना देते हैं.
ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, आई लाइक प्लांट्स, मुझे पौधे पसंद हैं, यही सेंटेंस हम लेकर चले हैं शुरू से। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स है, जैसे कि सेल्फ अटेंशन में सबका सिमिलैरिटी पता रहती है कि मुझे इससे कितना रिलेटेड है, मुझसे कितना सिमिलर है, पौधे से कितना है, तो वो यहाँ पे स्कोर आता है सबका। ठीक है, ये होता है सेल्फ अटेंशन का काम। अब सेल्फ अटेंशन में और क्या होता है, ये वेट होते हैं, क्वेरी, की और वैल्यू, ये 3 वेट होते हैं, इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये 3 मैट्रिक्स बनेंगी। ठीक है, क्वेरी, की, वैल्यू की। अब इसमें जो क्वेरी वाली मैट्रिक्स होती है वो तुम्हारी मल्टीप्लाई होती है। लेट्स सपोज ये क्वेरी डॉट प्रोडक्ट होगा तुम्हारा की के साथ, ये तुम्हारी सिमिलैरिटी देगी बिटवीन 2 वर्ड्स। ठीक है, कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से कितना रिलेटेड है वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद में। ठीक, ये जो मैट्रिक्स आएगी तुम्हारी क्वेरी और की के बाद में, इसको एक सॉफ्ट मैक्स से पास किया जाता है। सॉफ्ट मैक्स एज फंक्शन जिसमें क्या होती है, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो तुम्हारी प्रोबेबिलिटिक स्कोर में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स हर रो का सम जो है दैट विल बी 1। ये तुम्हारी मैट्रिक्स आ गई कंप्लीट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स को हम वैल्यू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तुम्हारी फाइनल स्कोर आ जाता है, जो कि एग्जैक्ट तुम्हारी सिमिलैरिटी बताता है बिटवीन 2 वर्ड्स के बीच में कि कितनी वेटेज है। दैट्स वाई हम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तुम्हारा सेल्फ अटेंशन का प्रोसेस था, जिसमें कैसे तुम्हारी 2 वर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटी निकल कर आती है। हमें क्या करना था, हमें तो मार्क्स वाला करना था। अब हम इसको कर देंगे मास्क। एक बार मैं नई मैट्रिक्स ड्रॉ करती हूँ। अब ये मैंने पूरी मैट्रिक्स बनाई है, जो भी हमारा सेंटेंस है। अब इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो तुम्हें क्या लगता है कि स्टार्ट जो है, स्टार्ट को सिर्फ स्टार्ट ही दिखना चाहिए, उसके आगे का कुछ प्रेडिक्ट हुआ नहीं है, तो सिर्फ यही वैल्यू होनी चाहिए। फिर मुझे आता है तो मुझे को एक्सेस होना चाहिए स्टार्ट का और मुझे का, क्योंकि ये अभी प्रेडिक्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए ये वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सिर्फ ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए, ये वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर तुम देखोगे तो इट विल फॉर्म लाइक दिस। अभी कैसे कर सकते हैं, तो ये जो हमने एक मैट्रिक्स ऊपर निकाली थी जिसमें सबकी सिमिलैरिटी स्कोर था, उसको हम क्या कर देंगे, अगर हम ऐड कर देंगे ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें जो वैल्यूज़ हमें 0 चाहिए, जिनका एक्सेस नहीं होना चाहिए, उसकी जगह हम कर देंगे -∞। तो इनको ऐड कर देंगे हमेशा इस मैट्रिक्स से। ये जो फाइनल हमारी सिमिलैरिटी वाली जो एक पूरी मैट्रिक्स निकल कर आएगी जिसमें 2 वर्ड्स की सिमिलैरिटी होगी, तो उसके साथ जब हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में आउटपुट में ये वाली मैट्रिक्स आती है जिसमें ये वाले मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें ये वाली वैल्यूज़ दिखती ही नहीं है तुम्हें। तो अब अच्छा हो गया, मुझे आगे का पता भी नहीं है। अब तुम देख रहे हो मार्क्स मल्टी हेड अटेंशन कैसे बिहेव करता है एज अ टीचर, जिसको आंसर पता है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, लेकिन वो बताएगा नहीं। अब टीचर को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों से दिमाग लगवाएगा, उन्हें ट्रेन करेगा क्वेश्चन के आंसर वो किस तरीके से देते हैं, फिर उसमें से गलती निकालेगी टीचर। उसके बाद में फिर उन्हें सिखाएगी कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं इसे, या फिर ये नहीं होता। फिर बच्चा अगली बार फिर से, तो इसीलिए होते हैं तुम्हारे इतने टेस्ट होते हैं, वही टेस्टिंग इनकी, ट्रेनिंग इनकी चलती है। पहले यूनिट टेस्ट होंगे, सेम चैप्टर अगली बार आएगा, तो सेम मिस्टेक तुम रिपीट नहीं करते, लेकिन सेम मिस्टेक मतलब डिफरेंट मिस्टेक्स करते हो। तो ऐसे ऐसे ये ट्रेन करते जाते हैं, आंसर नहीं बताते कि खुद से करो, जितना भी कर रहा है गलत कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम वेट चेंज कर देंगे, लेकिन तुम प्रेडिक्ट करो सही गलत कुछ भी। यही तो टीचर बोलती है कि पेपर में जितना भी आता है अपने अकॉर्डिंग लिखो, कुछ भी लिखो लेकिन अपने अकॉर्डिंग जितना आता है उतना लिखो। अब हमने कितना कवर कर लिया वो देखते हैं। देखो ये तुम्हारा आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसमें तुमने देखा कि आउटपुट लेफ्ट शिफ्ट किया, इसका मतलब एक स्टार्ट एड किया, इतना समझ आ गया। फिर हम नंबर्स में कन्वर्ट करके देंगे हर वर्ड को, पोजिशनल इंक्लूडिंग लगाएंगे क्योंकि उसे नहीं याद रहता ये मुझे यहाँ है, पौधा यहाँ है, ये है, तो उसे एक सीक्वेंस में एक पोजीशन देकर रैंकिंग देकर जाते हैं अंदर। अब इतना वाला पार्ट है ना, सिर्फ यही रिपीट होता है 6 टाइम्स, ठीक है। मास मल्टी हेड अटेंशन तक हम पहुँच चुके हैं। मास मल्टी हेड अटेंशन तक हमारे पास ये है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये है, ये है, ये है, तो ये सब वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ नहीं है। इसका मतलब अगर हम इतना प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो अभी तक हमारे पास इतना ही पार्ट है। नेक्स्ट टाइम हम इतना प्रेडिक्ट कर चुके होंगे, लेकिन किसकी हेल्प से, नेक्स्ट स्टेप में आएगा। एड एंड नॉर्म्स मैंने बता दिया, जितने भी रेजिडुअल्स तुम्हारे रह जाते हैं। एड एंड नॉर्म में क्या होता है कि तुम्हारे नॉर्मलाइज करते हैं जो भी तुम्हारी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद में तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे एक एरो यहाँ पे जा रहा है, इसका सिर्फ एक एरो जा रहा है, लेकिन एनकोडर से 2 एरो आ रहे हैं इस जगह पे। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि देखो मास मल्टी हेड अटेंशन जो है उसने सिर्फ अभी तक इतना प्रेडिक्ट किया है, इतना कि स्टार्ट को सिर्फ ये पता है स्टार्ट है,
मुझे प्रेडिक्ट करने के लिए, या फिर अगर इतना प्रेडिक्ट किया तो मुझे के बाद में पौधे प्रेडिक्ट करने के लिए उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतनी सी मैट्रिक्स है अभी मुझे तक की, इतनी वैल्यूज़ पता है इसे मुझे का स्टार्ट के साथ सिमिलैरिटी पता है, मुझे के साथ सिमिलैरिटी पता है, उसके अलावा इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एनकोडर इसका राइट हैंड है, डिकोडर का होता है ये लेफ्ट साइड है, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी जगह काम आता है, इसलिए इसका राइट हैंड है। तो यहाँ पे मार्क्स होकर तुम्हारा गया है, यहाँ से ये सिर्फ क्वेरी देगा कि आगे क्या, ये हमने बोल दिया क्वेरी है इसकी कि आगे क्या आएगा। अब क्या होगा, अभी तक जितने वर्ड्स जनरेट हुए हैं इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो एनकोडर का जितना भी उन्हें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझकर एनकोडर बैठा है वो है इसके पास। दूसरी चीज़ इसके पास इस टाइम पे तो इसके पास क्वेरी है कि भाई नेक्स्ट क्या आएगा। डिकोडर के पास और कुछ भी नहीं है, बस क्वेरी है कि नेक्स्ट क्या होगा, और एनकोडर के पास जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेकर बैठा है वो। इसका मतलब कि क्वेरी वैल्यू की एक पार्ट से ना जनरेट करवा कर हमने क्या किया है, डिकोडर से हम सिर्फ क्वेरी भेजेंगे और एनकोडर से की भी आएगी, वैल्यू भी आएगी। ठीक है, की और वैल्यू कैसे, कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स बचे हैं जिनके साथ कंपेयर करना है क्वेरी को, दैट इज़ कॉल्ड की। वैल्यू आएगी तुम्हारी कितनी वेटेज है उस वर्ड की, सिमिलैरिटी की। अगर जब चेक करेंगे क्वेरी और की जब क्वेरी सबके हर एक की के साथ मल्टीप्लाई होकर देखेगा, उसके बाद में फाइनली उसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसे। अब जो ये मल्टी हेड अटेंशन है यहाँ पे, ये एक्चुअली में है तुम्हारा क्रॉस अटेंशन है ये एक्चुअल में। अब क्रॉस अटेंशन क्या होता है, बस इतना समझ लो कि इसके पास अभी तक सिर्फ क्वेरी है। बस एनकोडर ने जितना कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली है एनकोडर ने, वो यहाँ पे देगा एज अ की और वैल्यू। की और वैल्यू ये एनकोडर के पास कोई क्वेरी नहीं है, उसने कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग रख दी है। क्वेरी सिर्फ डिकोडर के पास है कि आगे क्या होगा। जो तुम्हारा एनकोडर है, क्वेरी नहीं है, एनकोडर के पास दो चीज़ें हैं, की है और वैल्यू है। ये दो मैट्रिक्स है इसके पास, की और वैल्यू की। डिकोडर के पास अभी तक की सिर्फ क्वेरी है, बाकी सब इसका ज़ीरो है। ये जो मैट्रिक्स होगी ये तुम्हारी मैट्रिक्स अलग होगी। एनकोडर के पास आई लाइक प्लांट्स है, बस आई लाइक प्लांट्स, इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है। इसके पास है स्टार्ट और मुझे क्योंकि अभी तक इसने इतना प्रेडिक्ट किया है, इसे आगे का प्रेडिक्शन चाहिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए इसे चाहिए। अब क्या होगा, ये जो तुम्हारी क्वेरी है जो कि डिकोडर की साइड से है, और जो तुम्हारी की है जो कि एनकोडर की साइड से है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट होगा, एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें क्वेरी थी तुम्हारी डिकोडर की, तो एक क्वेरी आ जाएगी तुम्हारी मुझे, की है तुम्हारी एनकोडर की, तो यहाँ पे आएगा आई लाइक प्लांट्स। ठीक है, ये सिमिलैरिटी बताएगा, ये सिमिलैरिटी स्कोर देगा। ये फिर पास होगा, सॉफ्ट मैक्स लगेगा। सॉफ्ट मैक्स के बाद में एक तुम्हारी मैट्रिक्स निकल कर आएगी जिसके अंदर प्रोबेबिलिटिक स्कोर होंगे। ठीक है, वैल्यूज तुम्हारी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम करेंगे वैल्यू से मल्टीप्लाई। वैल्यू कौन सी, जो कि इनकोडर के पास है ना, ये वाली इनकोडर के पास ये वैल्यू वाली है जो वैल्यू के वेट से मल्टीप्लाई होकर आई है, और ये तुम्हारी की वाली है जो कि पहले हम क्वेरी के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर जो हमें मैट्रिक्स देगी उसमें होगा हमारा फ्यूचर का वर्ड प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस मैट्रिक्स में किस टाइप की वैल्यूज़ होंगी। तो इसमें इस टाइप की वैल्यूज़ होंगी। इसमें जो एंट्रीज़ होंगी वो होगी तुम्हारी 0.9, 0.07, 0.3 एंड सो ऑन। अभी तो 3 ही है, आई लाइक प्लांट्स, तो सिर्फ 3 का ही बनेगा, ये 3 ही कॉलम्स होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट तुम्हारा बनेगा 0.5, ये वाली जो वैल्यू है, फिर 0.25, फिर 0.25, 0.25 और 0.25। अब इनको जब वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मैट्रिक्स आएगी। और वैल्यूज़ कौन सी होंगी, ये आई के एम्बेडिंग वेक्टर की जो वैल्यू है, लाइक के एम्बेडिंग वेक्टर की जो वैल्यू है,
तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे इस मैट्रिक्स को तो वो ऐसी दिखेगी। ये इस एक रो को मैंने रिप्रेजेंट करके तुम्हें यहाँ दिखाया है, ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ होंगी। अब क्या होगा ना, हमें आगे क्या प्रेडिक्ट करना है उसका डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो अभी वर्ड है वो किससे कितना रिलेटेड है। लाइक से 0.25 इतना रिलेटेड है और ये इतना सिमिलर है, सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी चेक करके तो ये स्कोर वो बताता है, ठीक है, कितनी सिमिलैरिटी है। अब जो एनकोडर के पास जो इसका इंग्लिश का जो ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ा है उसमें से ये चेक करके और अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करके बताएगा। अगर गलत हुआ तो हम वेट चेंज कर देंगे उसका थोड़ा, कि भाई नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं था। ऐसे कर करके हम मॉडल को पूरा ट्रेन कर देते हैं, उसके वेट चेंज कर करके। अब जो तुम्हारा ये क्रॉस अटेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमने देखा होगा क्रॉस अटेंशन कैसे तुम्हारे डिफरेंट चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी चेक करता है कि क्या रिलेशन है। चैट जीपीटी में तुम फोटो डालते हो और नीचे टेक्स्ट में भी कुछ लिखते हो, तो इसे बोलते हैं मल्टी मॉडल लर्निंग, ठीक है, जिसमें तुम्हारा टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, दो फॉर्मेट में चीज़ें गई हैं। लेकिन वो क्या करेगा, तुम्हारा टेक्स्ट पढ़ेगा और तुम्हारी इमेज देखेगा, क्रॉस अटेंशन करेगा दोनों के बीच में, कितनी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, और तुमने जो मांगा है वो तुम्हें दे देगा। अब जो तुम्हारा सेल्फ अटेंशन है वो होता है सेल्फ अटेंशन, खुद का दूसरे वर्ड के साथ क्या है। क्रॉस अटेंशन है तुम्हारा जो वर्ड्स है डिकोडर में, तुम्हारे एनकोडर से में जो वर्ड्स उनने जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखी है उनसे कितना रिलेटेड है, कितनी सिमिलैरिटी है, वो क्रॉस अटेंशन होता है, मतलब डिकोडर इनकोडर से। सेल्फ अटेंशन में वर्ड्स के बीच में चलता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड सेम पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में। अब जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है क्रॉस अटेंशन का, कि मैंने जैसे वीडियो भी देखी है, रिसर्च पेपर्स भी रीड किए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से फिर नॉलेज इकट्ठी करके मैंने ये एक वीडियो बनाई है। अब ये था ट्रेनिंग का। इन्फ्रेंस के टाइम पे सीक्वेंस में ही आउटपुट आएगा। जैसे अभी एक डिकोडर है जिसके अंदर तुम्हारा स्टार्ट जाएगा और तुम्हारा आउटपुट में कुछ आएगा, जैसे लेट्स सपोज आ गया मुझे, ठीक है। नेक्स्ट डिकोडर में तुम्हारा स्टार्ट भी जाएगा और मुझे भी आएगा, ठीक है। आउटपुट में आएगा पौधे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था डिकोडर में क्या होता है, जितने इनपुट देते हो उतने ही नंबर ऑफ आउटपुट आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 2 आउटपुट आएंगे। 2 आउटपुट कौन से आएंगे, मुझे भी आ जाएगा और पौधे भी आ जाएंगे। लेकिन हमें मुझे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ करंट वाला जो रिसेंट वाला जो प्रेडिक्टेड वर्ड इसने भेज दिया है वो वाला हमें चाहिए, तो हम पौधे रख लेंगे, मुझे को डिस्कार्ड कर देंगे। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या जाएगा, थर्ड वाले डिकोडर में स्टार्ट जाएगा, मुझे जाएगा, और अभी क्या डिकोड हुआ है, पौधे, क्या प्रेडिक्ट हुआ है, आउटपुट में अगेन ये 3 देगा, तो हमें पसंद जो है वो रखना है, बाकी 2 को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इन्फ्रेंस के टाइम पे सीक्वेंशियल है, पैरेलल है ही नहीं, कोई फ्यूचर वर्ड है ही नहीं, तो ये जो मास्क वाला जो मल्टी हेड अटेंशन है ये हम क्यों यूज़ करते हैं इन्फ्रेंस के टाइम पे। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हम आर्किटेक्चर चेंज नहीं कर सकते, या आर्किटेक्चर बन गया तो बन गया। डिकोडर वाला जो पार्ट है ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के टाइम पे आर्किटेक्चर सेम रहता है, बस प्रोसेसिंग अलग होती है। मास्क मल्टी हेड अटेंशन को हम इसलिए भी नहीं हटा सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे मास्क कर करके जो भी वेट हमने, जो भी पैरामीटर्स हैं और जो भी वेट हमने रखे हैं वो तुम्हारी इन्फ्रेंस के टाइम पे काम आएंगे। इन्फ्रेंस में रिजल्ट्स अच्छे करने के लिए हम मास मल्टी हेड अटेंशन से भी पास कर देते हैं हमारे जितने भी इनपुट होते हैं। इसमें आउटपुट लिखा है क्योंकि वो हमारा मॉडल का आउटपुट है, जैसे कि मुझे पौधे पसंद है, ये आउटपुट ही है आई लाइक प्लांट्स का, तो उसको भेजकर हम ट्रांसलेट कराते हैं, तो मास मल्टी हेड से होते हुए जाएगा क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या फिर जितने भी वेट चेंज हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वो बहुत अच्छे आंसर दे पाएगा आगे जाकर। मल्टी हेड अटेंशन भी लगेगा तुम्हारा। अब फीड फॉरवर्ड हमने जो इनकोडर वाला पार्ट है सेम है। फीड फॉरवर्ड क्या करता है तुम्हारा डायमेंशनैलिटी को बढ़ा देता है। लेट सपोज ये है हमारा, तो इसको बढ़ा देगा, ठीक है, जो कि तुम्हारी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है तुम्हारी डेटा में उसको कैप्चर करेगा, इसको फिर ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है और जितनी भी नॉन लीनियरिटी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी जो होंगी ना सबको कैप्चर कर लेगा। ये तो डायमेंशनैलिटी बढ़ा देता है, हर कोने से ये उसकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है, मीनिंग कैप्चर करता है। इसकी डायमेंशनैलिटी फिर ये कम भी कर देता है क्योंकि आउटपुट तो हमें उतना ही चाहिए ना, तो फिर फीड फॉरवर्ड का ये काम कर होता है। फिर से एडिशन और नॉर्मलाइजेशन आएगा। अब ये इतना पार्ट 6 बार करने के बाद में तुम्हारे 2 पार्ट्स और बच गए।
लीनियर और सॉफ्ट मिक्स। अब देखो क्या होता है कि एक हमारे पास कॉलम है, एक लीनियर वेक्टर बोल सकते हैं। एक लीनियर वेक्टर है जिसके अंदर हमारी हिंदी में जितने भी वर्ड्स हैं क्योंकि तुम्हारा जो ट्रांसलेशन है वो है तुम्हारा इंग्लिश टू हिंदी, तो हमें हिंदी के जितने भी डिक्शनरी है तुम्हारी हिंदी की, उसी में से कुछ वर्ड तो होगा पॉसिबल। अब ये हिंदी की डिक्शनरी है, अब नेक्स्ट वर्ड जो होगा इसी डिक्शनरी में से होगा कोई वर्ड, तो ये हमारा एक लीनियर वेक्टर है जिसके अंदर जितनी भी हिंदी के वर्ड्स हैं उनका स्कोर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल वेक्टर जो आया है उनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस लीनियर वेक्टर के साथ, जो कि तुम्हें अगेन एक लीनियर वेक्टर देगा। अब इस लीनियर वेक्टर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी रेंज में हो सकती है। इट कुड बी 1000, नेक्स्ट 0.52। उसको एक प्रोबेबिलिटिक स्कोर देने के लिए तो अभी तक तुम सीख ही चुके हो कि हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टमैक्स यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टमैक्स यूज़ करके हम एक रेंज में लेकर आ जाएंगे, और वो रेंज होते हैं तुम्हारे 0 से 1 तक। तो ये तुम्हारे हो जाएगा प्रोबेबिलिटिक स्कोर देगा ये, जिसमें लेट सपोज यहाँ पे है तुम्हारा आम, यहाँ पे है तुम्हारा पेड़, यहाँ पे है तुम्हारा मुझे, ऐसे स्कोर है। तो जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा दैट वुड बी द नेक्स्ट वर्ड जो कि मॉडल प्रेडिक्ट करेगा। सो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गई हूँ, बस मैंने ऊपर ऊपर से तुम्हें बताया कि डिकोडर और एनकोडर कैसे काम करता है। दोनों बहुत मेन जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए कि डिकोडर का जो ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के टाइम पे अलग अलग बिहेव करता है, और पैरेलल होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक पैरेलल कैसे हो सकता है, दूसरा पैरेलल क्यों नहीं होता है, सीक्वेंस में ही क्यों चलता है, वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। ये सीरीज़ की भी लास्ट वीडियो है। सो आई विल एंड दिस सीरीज़ विद दिस वीडियो। So thank you everyone for watching my videos. We'll see you in next video with a new topic. So bye bye everyone.